हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ। क्लासिकल्स क्या कहते थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक के रिलेटेड सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हालांकि आपको ये जो क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये काफ़ी बुक्स में मिल जाएगा, मगर ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ पेपर में लिखने के लिए रेलिवेंट है और कौन सी नहीं। तो मैंने इस हिसाब से वीडियो बनाई है कि आपको पता लग जाए कि पेपर में क्या-क्या लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। Without wasting any time, the classical model of growth does not reflect the views of any particular economist. जो particular economist है उसके views नहीं है, हालांकि ये कई economist है classical economist, उनके views को मिला के बनाई गई है classical theory. This is the amalgamation, मतलब मिक्सचर है किसका, of diverse views of different economists like Adam Smith, Ricardo, Malthus, etc. etc. जो भी classical economist थे उस टाइम के, उनके views को अमेलगमेट मिक्स करके बनाई गई है, लीडिंग टू सर्टेन कॉमन कंक्लूजन्स। तो उनके कुछ ना कुछ कॉमन कंक्लूजन्स थे, उनको देखते हुए ये थ्योरी को मिक्स करके बनाया गया। अब ये क्या कहती है थ्योरी, ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल, एवरी इंडिविजुअल इज अ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम स्ट्राइव्स टू मैक्सिमाइज हिज वेलफेयर। वो कहते थे हर एक इंडिविजुअल एक फ्री एंटरप्राइज है, उसको फ्रीडम होनी चाहिए और वो अपनी वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके, उतनी फ्रीडम उसको होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स सेव एंड इन्वेस्ट फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर प्रॉफिट। जो इंडिविजुअल्स है वो सेव भी करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं इस हिसाब से कि उनके प्रॉफिट बढ़े। दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितना प्रॉफिट बढ़ने का उनका मकसद होता है, इससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, वो काफी स्पीड पकड़ लेता है। द कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विच स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और जैसे जैसे कैपिटल फॉर्मेशन होगी उससे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड आएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, मतलब देश तरक्की करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। However, this process is not an infinite process. ये एक infinite process नहीं है। A stage comes when profits are reduced, the entrepreneurs are no more find it worthwhile to make fresh investments when the rate of profit is zero. एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ये ग्रोथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगेगा कि अब हमें प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, जब प्रॉफिट नहीं आ रहा तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो जब प्रॉफिट जीरो होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी रोक देंगे। A check in the rate of investment checks the rate of growth and the economy ultimately reaches the stationary state. तो जब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, तो इकोनॉमी जो है स्टेबल सी रह जाएगी, वो स्टेशनरी सिचुएशन या स्टेशनरी स्टेट में पहुंच जाएगी, जैसा कि क्लासिकल थ्योरी वालों का मानना था, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनका मानना था। Thus, according to classical economists, the process of economic growth multiplies itself to ultimately find its stationary state from which another cycle of growth would restart. तो उन्होंने कहा था कि एक लेवल तक बढ़ेगी इकोनॉमी, फिर थोड़ा स्टेशनरी सिचुएशन रह जाएगी और फिर गिरेगी, फिर बढ़ेगी, ऐसी चलती रहेगी। समझ गई बात। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ इज दस साइक्लिकल फिनोमिना। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो एक साइक्लिकल फिनोमिना है, गिरता बढ़ता, मतलब फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। अब आपने ये इंट्रोडक्शन लिख ली, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको अजम्पशंस लिखनी है। पहली assumption, laissez-faire इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब नॉन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सेकंड, इकोनॉमी हैज टू सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, अगर नहीं पता तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा माइक्रो का, इस टॉपिक के डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं। द सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू इंक्रीज फॉलोइंग द इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स। जैसे जैसे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वर्कर्स के अच्छे होते जाएंगे, उनकी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती रहेगी। ठीक है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन होगी। लेबर एंड कैपिटल दो ही वेरिएबल इनपुट्स होंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस होल्ड्स गुड। ये जो सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस का प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिस्कस अलग वीडियो में करूंगा। अगर यही वो पूरा का पूरा डिस्कस कर दूंगा तो वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कहीं और चला जाएगा। द सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स गुड। जितनी भी क्लासिकल थ्योरीज है वो सेज लॉ को तो मानती ही मानती है। सेज लॉ को कहते हैं कि सेज लॉ बहुत अच्छा है और ये अप्लाई होता है। इस पॉइंट पे इनकी क्रिटिसिज्म भी होती है कि जब सेज लॉ ही अप्लाई नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, तो आपकी थ्योरी कहाँ अप्लाई होगी। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। क्लासिकल्स क्या कहते थे कि ग्रोथ क्या है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू, द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू जनरेशन ऑफ इनकम। वो कहते थे जब इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी उसी को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाएगा। जनरेशन ऑफ इनकम इज द नेचुरल आउटकम ऑफ फ्री प्ले ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस। कि इनकम जनरेट तभी होगी जब आप इकोनॉमी को फ्री छोड़ दोगे, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम कराओगे, मतलब लेजिस फेयर पॉलिसी को रखोगे, मतलब सब कुछ डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय होगा।
This is because every individual has a natural instinct of raising his personal welfare through increased saving and investment. वो मानते थे कि हर एक इंडिविजुअल में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, अपने प्रॉफिट बढ़ाए, और उसका तरीका क्या बताया उन्होंने कि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करे, ठीक है, जिससे वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनएविटेबल आउटकम ऑफ दिस नेचुरल इंस्टिंक्ट और नेचुरल लॉ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होना ही होना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट के लालच में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी ही होनी है। टू मैक्सिमाइज हिज वेलफेयर एवरी इंडिविजुअल एंडेवर्स टू सेव एंड इन्वेस्ट एज मच एज ही कैन। तो इस वजह से वो अपनी वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता है। इन अदर वर्ड्स, एवरी इंडिविजुअल एम्स एट द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो मैक्सिमम कैपिटल को एक्यूमुलेट करे, ठीक है। Accordingly, there is the maximum possible accumulation of national capital. तो इसी तरीके से जो नेशनल कैपिटल है वो मैक्सिमम एक्यूमुलेट हो जाएगी। समझ की बात? इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ नेशनल कैपिटल implies that increased productive capacity. तो जितनी ज्यादा नेशनल कैपिटल जो है वो आ जाएगी, उतना ही ज्यादा, जितनी ज्यादा नेशनल कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी, उतना ज्यादा जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। समझ की बात? मतलब देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। इससे क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम की ग्रोथ जो है काफी तेजी से बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये कहना चाहते थे, इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, वो ज्यादा से ज्यादा सेव और इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट के चक्कर में, उससे हमारा देश तरक्की करेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी और कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। अब आ जाता है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ प्रोसेस है ये किस तरीके से उन्होंने बताया था। According to the classical economists, there are two states of process of growth. दो stages कह लो, states of process of growth कह लो। Number one, progressive state. प्रोग्रेसिव स्टेट क्या होती है? आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है कि डिस्कस द प्रोग्रेसिव स्टेट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्टेट इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन विच द रेट ऑफ प्रॉफिट रूल्स हाई एंड अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा होता है और देयर इज इंक्रीज इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जितना ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे उतना इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट ज्यादा होगी। पीपल सेव मोर फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। लोग ज्यादा सेव करते हैं ताकि वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। दिस ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स क्यूमुलेटिव एंड द रेट ऑफ ग्रोथ टेंड्स टू राइज। तो ज्यादा से ज्यादा सेव करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होते हैं और ये प्रोसेस क्यूमुलेटिवली बढ़ता रहता है, जिसको कि प्रोग्रेसिव स्टेट का नाम दिया गया क्लासिकल्स के द्वारा, ठीक है। अब एडम स्मिथ का क्या कहना था? एडम स्मिथ स्पेसिफाइज डिवीजन ऑफ लेबर एज द की बिहाइंड दिस क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। उन्होंने कहा था ये जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेट हो रही है, क्यों है? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब हर एक बंदे को अलग अलग काम दिया है, वो उसको काम करके काफी ज्यादा उसकी स्पीड बन रही है और एफिशिएंसी बन रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर improves टू रेज द लेवल ऑफ इनकम। तो वो कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर है जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और जितना उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी इनकम भी बढ़ेगी। द डिवीजन ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड साइज ऑफ मार्केट। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये किस पे डिपेंड करती है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कितना है, पैसा कितना पूंजी जोड़ी हुई है उसने, सरमाया कितना जोड़ा हुआ है, और साइज ऑफ मार्केट कितनी है। साइज ऑफ मार्केट मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कितना है। कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड्स अपॉन सेविंग्स। कैपिटल एक्यूमुलेशन किस पे डिपेंड करता है? सेविंग्स पे। उनका मानना था एडम स्मिथ का। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट एंश्योर्स दैट ऑल द सेविंग्स आर इन्वेस्टेड। तो आपको ये पता है ना, सारी की सारी क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइजेज हैं, वेजेस हैं, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो सेविंग्स हैं वो ज्यादातर इन्वेस्ट हो जाती हैं, ठीक है, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल दैट इन टर्न फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। वो कहते थे कि जब सारी की सारी सेविंग्स इन्वेस्ट हो जाएंगी तो उससे कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगी और उससे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फर्दर स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी ग्रोथ प्रोसेस उतना तेज हो जाएगा। वंस इनिशिएटेड, एक बार अगर शुरू हो गया, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बिकम्स क्यूमुलेटिव ओवर द टाइम। एक बार ग्रोथ प्रोसेस शुरू हो गया तो ये पहले से बढ़ता जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज इंक्रीज सेविंग आर पॉसिबल थ्रू इंक्रीज्ड इनकम। क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी वो और ज्यादा सेव करेंगे और ज्यादा सेव करेंगे और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे क्यूमुलेटिवली काम पहले से बेटर होता जाएगा। Capital formation and production process are thus further stimulated without any external interference and or control by the government.
तो बेसिकली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो कैपिटल फॉर्मेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस है ये फ्री होना चाहिए, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चले, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्री कंपटीशन। तो क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि ज्यादा से ज्यादा बंदा प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है और फ्री कंपटीशन है, इस चक्कर में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। it is these very elements that Adam Smith refers to as invisible hand। इन चीजों को उन्होंने कहा इनविजिबल हैंड, और इनविजिबल हैंड मतलब अंदरों अंदर ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कि देश तरक्की करता है, मगर सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनका ये मानना था। इनविजिबल हैंड पे मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं मिली तो मुझे मैसेज कर देना। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंपटीशन सर्व्स एज इनबिल्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रख सकते हो और कंपटीशन करो, और कंपटीशन करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इन दोनों सिस्टम्स की वजह से जो इनबिल्ट फोर्सेस या एनर्जी जनरेट करती है, जिससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है, और ज्यादा इनकम बढ़ती है, इससे देश तरक्की करता है। ओवरऑल ये मानना था। अब डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं इसके बारे में। डेविड रिकार्डो ऑल्सो टेक्स कैपिटल फॉर्मेशन एज द की फोर्स बिहाइंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। वो भी ये कहते थे कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो एक मेन जो है फैक्टर है जो ग्रोथ के पीछे है, मतलब ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, की फैक्टर वही है। ही आइडेंटिफाइज 3 इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। उन्होंने कहा 3 मेन एजेंट्स है ग्रोथ के, कैपिटलिस्ट, लेबर एंड द लैंडलॉर्ड्स who respectively are the owners of capital। कैपिटलिस्ट जो है कैपिटल का ओनर है, जो लेबर्स हैं जो लेबरर्स हैं वो लेबर के ओनर हैं, और जो लैंडलॉर्ड है वो लैंड का ओनर है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। दीज 3 फैक्टर्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। वही बात, रिकार्डो एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स डिस्टिंग्विश कैपिटल एज द मोस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ। फिर उन्होंने कहा ये जो कैपिटल है, पूंजी है, पैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्रोथ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रिकार्डो इट इज थ्रू द री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन दैट द कैपिटलिस्ट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। वो ये कहते थे कि जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, जिस वजह से ग्रोथ होती है इकोनॉमी के अंदर। कैपिटल एक्यूमुलेशन एक्ट्स एज अ इग्निशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ इनकम। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन को सबसे मेन माना गया कि आप सेव करोगे, कैपिटल का एक्यूमुलेट करोगे, पैसा जोड़ोगे और फिर उसको इन्वेस्ट करोगे, जिसकी वजह से लगातार कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ इनकम बढ़ती रहेगी और उससे देश तरक्की करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेशनरी स्टेट। ये ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रॉफिट खत्म हो जाते थे, समझ की बात। द प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूज सो लॉन्ग एज द रेट ऑफ प्रॉफिट्स इज अबव द लोएस्ट लेवल। प्रोग्रेस तब तक चलती रहेगी, जो स्टेट ऑफ प्रोग्रेस है ये तब तक चलती रहेगी जब तक रेट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, जो लोएस्ट लेवल के प्रॉफिट है उससे प्रॉफिट आप ज्यादा कमा रहे हो। अगर एक सिचुएशन आ गई कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा गिर गए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज जीरो, या बहुत कम हो गए या प्रॉफिट का जो रेट है वो जीरो हो गया, द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस टू जीरो। अगर प्रॉफिट कम हो गया या खत्म हो गया तो आप कहोगे क्या फायदा इन्वेस्ट करके, तो जो कैपिटलिस्ट है वो अपना पैसा लगाना बंद कर देंगे। इट इज देन that the stationary state emerges। उस टाइम पे stationary state emerge हो जाएगी। In a capitalist economy, as population rises, capitalist economy में जैसे जैसे population बढ़ती है, production level reaches at its peak, keeping up with the ever increasing stock of capital। Profit rate tends to reduce owing to severe competition among the producers। जैसे जैसे population बढ़ती है वैसे ऐसा गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, उतना प्राइस नहीं मिलता, आपस में कंपटीशन भी करना होता है प्रोड्यूसर्स ने, तो प्रॉफिट के लेवल्स काफी ज्यादा गिर जाते हैं, प्रॉफिट रेट गिर जाता है। अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड, कॉजिंग अ चेक ऑन द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, जिसको कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो बेसिकली जब प्रॉफिट रेट गिर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगी, इन्वेस्टमेंट रेट गिर जाएगी तो कैपिटल एक्यूमुलेशन भी गिर जाएगा। इन टर्न दिस चोक्स द रेट ऑफ ग्रोथ, इससे जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको झटका सा मिलेगा, एंड द इकोनॉमी स्टेगनेंट हो जाएगी, ठीक है। स्टेगनेट्स का मतलब ये कि थोड़ी स्थिर रह जाएगी इन इट्स स्टेशनरी स्टेट, मतलब स्टेशनरी स्टेट में स्टेगनेशन का फेज आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो को क्या मानना था, इन अ डायनेमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी law of diminishing returns starts operating in conjunction with the rise of population and the stocks of capital। बेसिकली उनका मानना था जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएंगे। दिस फोर्सेस कल्टीवेशन ऑन द इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी
तो आप सारे सुपीरियर ग्रेड ऑफ लैंड पे तो काम कर ही चुके हो, तो फिर इंफीरियर ग्रेड ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाओगे। समझ गए बात? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। इंफीरियर ग्रेड ऑफ लैंड पे इतना अच्छा काम होता नहीं है। कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इट्स प्राइस आर कंसिक्वेंटली रेज्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्राइस भी थोड़ी बढ़ जाएगी इनपुट्स वगैरह की। हायर मनी वेजेस आर टू बी पेड टू वर्कर्स टू मेंटेन देयर सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग। जो आपने वर्कर्स रखे हैं उनको ज्यादा तनख्वाहें देनी पड़ेंगी ताकि वो अपना मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकें। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ प्रॉफिट रिड्यूसेस टू द अल्टीमेट रेट ऑफ प्रोड्यूसेस एंड जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड टू जो रिड्यूस हो गए अल्टीमेटली एक सिचुएशन आएगी जिसमें वो जीरो हो जाएंगे। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस टू जो इन्वेस्टमेंट रेट है, क्योंकि प्रॉफिट जीरो हो गया तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो गया और ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रही थी उसको भी एक चोक मतलब झटका मिलेगा। ग्रोथ रेट बिकम्स जीरो एंड द स्टेट रीचेज अ सिस्टम स्टेट मैंने बोल दिया सिस्टम रीचेज स्टेशनरी स्टेट। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि स्टेशनरी सिचुएशन रह जाएगी, फर्दर ग्रोथ बंद हो जाएगी। समझ गई बात? अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। नीचे एम्प्लॉयमेंट दिया है, यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन। ठीक है, द फिगर शोज दैट द इकोनॉमी प्रोग्रेसेस एज इकोनॉमी प्रोग्रेसेस कैपिटल एक्यूमुलेशन हैज द टेंडेंसी। जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है ये भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लेवल है उन पर बढ़ता रहेगा। सबसे पहले OW की बात करते हैं। ये जो OW कर्व है, OW जो है वो वेज लाइन है। टू बिगिन विद अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो OL1 यूनिट ऑफ जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो थी when the population size is small and the land is fertile, there prevails higher rate of profit in accordance with the high rate of capital accumulation। तो जब OL क्वांटिटी ऑफ लेबर था शुरुआती स्टेज पे, तो अभी हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लैंड पे काम कर रहे थे और जो कैपिटल एक्यूमुलेशन था वो भी हाई था, तो इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते थे तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता था, तो प्रोग्रेसिव स्टेट थी। बट एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, कल्टीवेशन इज डन ऑन इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड। जो कल्टीवेशन था वो पहले से घटिया जमीनों पे करना पड़ गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गए जब घटिया जमीन पे काम करेंगे। एज अ रिजल्ट बियॉन्ड OL1 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अप टू OL1 से लेकर OL2 तक जितना भी काम चला वो क्या चला, रिग्रेसिव स्टेज पे चला। ठीक है, आउटपुट इंक्रीजेज एट रिग्रेसिव रेट। इंक्रीज तो हो रही है मगर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। एंड व्हेन OL2 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रीच्ड, जैसे OL2 रीच हुआ इसके बाद इकोनॉमी स्टेबल पड़ गई। ठीक है, क्योंकि फर्दर प्रॉफिट रुक गई, इन्वेस्टमेंट रुक गई। आउटपुट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट एट Q। आउटपुट जो है वो Q पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई। द रेट ऑफ प्रॉफिट बिकम जीरो फॉलोड बाय द जीरो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। जब प्रॉफिट ही जीरो हो गया, लोगों की इनकम ही नहीं हुई, तो एक्यूमुलेशन कहां से करेंगे? तो पॉइंट Q जो ऊपर आपको दिखाया था दस इंडिकेट्स द स्टेशनरी स्टेट इन द इकोनॉमी। ये जो पॉइंट 2 है OQ है, ये L2 पे जो है लेबर L2 पे जो Q पॉइंट है ये हमें दिखाता है कि भाई स्टेशनरी फेज हो गया, और ये जो फेज है ये हमें बताता है कि भाई ये स्टेशनरी स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन इसमें ऐड करेंगे। क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ में बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहला प्रोडक्शन फंक्शन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है उनका मानना था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल आउटपुट जो Q है it in the economy depends upon labor power मतलब L and capital accumulation मतलब K and natural resources मतलब O and the level of technology मतलब T। तो इसमें नीचे ये इक्वेशन लिख देनी है कि Q मतलब आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ LKOT और ऊपर इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, तो ये आपने इक्वेशन बना देनी है, तो देखने में भी थोड़ी ठीक लगेगी। फिर आ जाता है टेक्निकल प्रोग्रेस। सेकंड पॉइंट, टेक्निकल प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करता था? टेक्निकल प्रोग्रेस इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो टेक्नोलॉजी इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। समझ की बात? तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल मॉडल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ इक्वेशन लिख दी, इन्वेस्टमेंट आई इज अ फंक्शन ऑफ आर। आर क्या है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट होंगे तभी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, प्रॉफिट ही नहीं होंगे तो अपना पैसा कौन लगाने आएगा? नेक्स्ट, प्रॉफिट्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्रॉफिट्स डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ लेबर एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब लेबर सप्लाई पे भी टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। आर क्या है? रेट ऑफ प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। कैसे? सप्लाई ऑफ लेबर इज इनवर्सली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट टेंड्स टू फॉल फॉलोइंग द इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई एंड वाइस वर्सा। लेबर सप्लाई बढ़ेगी तो लेबर सप्लाई के बढ़ने से कम वेजेस में काम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ की बात? तो क्लासिकल्स का मानना था कि लेबर सप्लाई और प्रॉफिट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, उनका मानना था। बाकियों का मानना नहीं भी हो सकता, उसमें क्रिटिसाइज करेंगे इसको। क्रिटिसिज्म पे भी मैंने साथ ही मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी
एंड प्रॉफिट्स। तो एल के साथ क्या है नेगेटिव रिलेशन और टी टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉफिट का क्या है पॉजिटिव रिलेशन। तो आपने इसी हिसाब से इक्वेशन लिखनी है कि आर मतलब प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट या रेट ऑफ प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर किस पे डिपेंड करती है? सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन वेज फंड, वेजेस पे डिपेंड करती है। इफ द वेज फंड इज रेज्ड, वेजेस बढ़ जाएंगे तो लेबर सप्लाई भी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। समझ गए बात? तो नीचे इक्वेशन लिख लेनी है फिर आपने। नेक्स्ट आ जाता है वेज फंड। वेज फंड किस पे डिपेंड करता है? वेज फंड इज फंक्शनली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। वेजेस किस पे डिपेंड करते हैं? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो वेजेस तो अपने आप ही ज्यादा होंगे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस पे बिलीव करते हैं? दैट वेज फंड इज built on the savings of capitalists and these savings find their way into investment automatically। वो ये मानते थे कि वेज फंड किस पे डिपेंड करता है? जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने जो सेविंग की हुई है वो इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो किसी की तनख्वाह बनती है। समझ की बात? दे दस वेज फंड इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना किसी ना किसी की वेजेस बढ़ेंगी, पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट क्लोजिंग सिस्टम। ओवरऑल क्लोजिंग सिस्टम में ये क्या बात करते थे? इन ऑल देर आर 7 वेरिएबल्स जो कि इन्होंने बताए हैं ऊपर, जैसे कि लेबर सप्लाई, लेबर पावर एल, कैपिटल एक्यूमुलेशन के, नेचुरल रिसोर्सेज ओ, जो मैंने ऊपर इक्वेशंस में जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं वो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टी, इन्वेस्टमेंट आई, प्रॉफिट्स को कैपिटल आर एंड वेज फंड डब्ल्यू। 7 वेरिएबल्स इन्होंने डिस्कस किए। वाइल ओनली 6 इक्वेशंस have been specified in the above relationships। ठीक है, द सिस्टम इन द सिस्टम इज नॉट डिटर्मिनेट। इसमें डिटर्मिनेट सिस्टम नहीं हुआ। इक्वेशन इक्वेशन दे दी 6, वेरिएबल दे दिए 7। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम डिटर्मिनेट ऑन ऑपरेशनल इक्वेशन, डिटर्मिनेट करने के लिए एन ऑपरेशनल इक्वेशन इज इंट्रोड्यूस्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ के क्यू मतलब ओवरऑल टोटल आउटपुट, इट इज इक्वल्स टू आर मतलब प्रॉफिट्स प्लस डब्ल्यू वेजेस। तो अबव इक्वेशन एक्सप्लेन्स दैट टोटल आउटपुट इज इक्वल टू जो टोटल प्रॉफिट है प्लस जो टोटल वेजेस हैं उनको मिला के टोटल आउटपुट बनती है, ऐसा उनका मानना था। बट क्रिटिसिज्म इसकी करेंगे कि इसको क्रिटिसाइज किया गया क्लासिकल मॉडल को। क्लासिकल मॉडल इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। नंबर 1, ओवर एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया। ठीक है, एक तरफ वो कह रहे हैं भाई टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी तो होएगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहाँ आएंगे? समझ गए बात? लैक ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग returns overemphasized, the law of diminishing returns are overemphasized लिखना था, और overemphasized। ठीक है, स्पीड में कई बार वर्ड निकल जाता है। इन द क्लासिकल मॉडल में इसको काफी ज्यादा जो है ओवर एम्फेसाइज किया गया। ठीक है, आर की जगह वर्ब भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉडल तो काफी पुराना है। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस which is being increasingly relied upon the postponement of the occurrence of diminishing returns। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है वैसे वैसे तो ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इसको पोस्टपोन किया जा सकता है ना, तो वो चीज बताई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉट ओनली द कैपिटलिस्ट सेव। वो कहते थे सिर्फ कैपिटलिस्ट सेव करते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं। द क्लासिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन द रॉन्ग नोशन दैट ओनली कैपिटलिस्ट सेव इन अ फ्री इकोनॉमी। वर्किंग क्लास इज कंसिडर्ड टू बी जस्ट इनकेपेबल ऑफ सेविंग। वर्किंग क्लास भी तो कुछ ना कुछ सेव करती होगी ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी सेव नहीं करती होगी। हाउएवर इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड हम ये नहीं देखते। इट इज इम्पॉसिबल, यहाँ लिखना था इट इज, मैं लिखना ही भूल गया पूरी की पूरी लाइन। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि सिर्फ कैपिटलिस्ट ही सेव करें और वर्किंग क्लास सेव ही ना करे। वैसे तो आजकल के ज़माने में जो वर्किंग क्लास है उसको आईफोन की मशहूरी दिखा दिखा के आईफोन ज़बरदस्ती खरीदवा देते हैं ताकि वो सेव ही ना कर पाए। ठीक है, वो बात अलग है। नेक्स्ट है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट अप्लाई। ये पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरीज बेस्ड हैं कि माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन अप्लाई होगी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट माल्थस या माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ऑलवेज होल्ड गुड। According to this theory, population has the tendency to increase at a geometric rate। ये थ्योरी कहती थी कि पॉपुलेशन एक ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ेगी, मतलब काफी तेजी से बढ़ेगी। However, the fact is that in some advanced countries, the growth of population has become regressive। तो कुछ कंट्रीज है उसमें पॉपुलेशन बढ़ तो कहाँ रही है, उल्टा गिर रही है। ठीक है, तभी तो जब उनकी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है या कुछ रेट से गिर जाती है तो वो क्या करते हैं, वो एशियन कंट्रीज के लिए वीजा खोल देते हैं कि चलो हमारी कंट्री खत्म ही ना हो जाए, इन बंदों को तो बुलाओ। तो जो अमीर अमीर लोग हैं उनको चूज करके बेटर जो कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल वाले बंदे हैं, जो एडवांस्ड नॉलेज रखते हैं, उनको बुला लेते हैं, बाकियों को बुलाते नहीं। नेक्स्ट,
सेज लॉ ऑफ मार्केट्स डज नॉट अप्लाई। ये पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी चाहे मैक्रो में ले लो चाहे कहीं पे भी ले लो, वो ये मान के चलती है कि सेज लॉ अप्लाई होता है। असल जिंदगी में सेज लॉ कहाँ अप्लाई होता है? सप्लाई और डिमांड कहाँ बराबर होती है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स गुड इन फ्री इकोनॉमीज सो दैट सप्लाई एंड डिमांड ऑलवेज रिमेन्स इक्वल। सप्लाई डिमांड हमेशा बराबर रहे। बट Keynes proved it that the Say's law may not hold good and there may be disequilibrium between the demand and supply in the market। तो मार्केट में हमेशा डिमांड सप्लाई में डिसइक्विलिब्रियम रहता है और सेज लॉ को उसने बुराई की थी। तो जब सेज लॉ ही अप्लाई नहीं होता तो क्लासिकल थ्योरी जो सेज लॉ पे बेस्ड है तो वो सही कहां से होगी? नेक्स्ट, वेजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल। पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी मान के चलती है वेजेस, प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि नहीं हो सकते। केन्स ने बुराई की थी कि भाई वेजेस बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर गिराएंगे तो ट्रेड यूनियंस जो है, लेबर यूनियंस, वो हड़तालों पे बैठ जाएंगी, वो स्ट्राइक कर देंगी। द क्लासिकल थ्योरी मेक्स येट अनदर क्वेश्चनेबल assumption that wages are perfectly flexible. In fact, it is difficult to reduce wages below a particular limit. बढ़ा तो सकते हैं मगर गिरा नहीं सकते। समझ की बात? हल्का से गिराएंगे कोई चक्कर नहीं, कुछ ज्यादा गिराएंगे तो पंगा पड़ जाएगा। इट मे बी रेजिस्टेड बाय ट्रेड यूनियंस कॉजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं, वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक वगैरह कर सकती है और हड़तालों पे बैठ सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं। सच इवेंट्स में इंटरप्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इससे ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो हिंडर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अगर दी होती तो फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स ना आते, ठीक है ना। द क्रिटिक्स आल्सो पॉइंट्स आउट दैट द क्लासिकल मॉडल कंसीडर्स कैपिटल एक्यूमुलेशन एज द प्राइम मूवर ऑफ द ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ओनली द सेकेंडरी स्टेटस। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है ग्रोथ में, और जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उसको सेकेंड इंपॉर्टेंस दी गई है, बल्कि इसको तो फर्स्ट देनी चाहिए थी। It is being increasingly realized now that technological progress is the significant parameter of growth. तो इसको secondary importance नहीं देनी चाहिए थी, primary देनी चाहिए थी। Next, wrong notion about wages and profits. Classicals assume subsistence law of wages, but wages have not tended to be subsistence level. तो उन्होंने कहा था सब्सिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस अप्लाई होते हैं, मगर जो वेजेस हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल पे थोड़ी ना रहते हैं। देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द मनी वेजेस विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन द प्रॉफिट रेट। तो वेजेस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ के साथ देखा जाए तो जो प्रॉफिट रेट है वो गिर थोड़ी ना रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं और साइमल्टेनियसली वो अपना प्रॉफिट भी बढ़ा रही हैं। ऑल्सो द मेच्योर इकोनॉमीज हैव नॉट रीच द स्टेज ऑफ सेकुलर स्टेग्नेशन। अभी भी कुछ इकोनॉमीज हैं जिन्होंने सेकुलर स्टेग्नेशन हासिल अचीव नहीं किया, तो उस पर भी इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इट इग्नोर्स द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये पूरी की पूरी थ्योरी ये कहती है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, सब कुछ खुद ही सही हो जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। इट इज टू मच टू अज्यूम दैट इकोनॉमीज आर टोटली इंडिपेंडेंट एंड that there is absolutely no need of government interference। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी बहुत बड़ा कहना है, क्योंकि इवन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं लाइक अमेरिका, उनमें भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती ही होती है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। इनफैक्ट इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एवरी इकोनॉमी गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल। गवर्नमेंट जो है काफी क्रूशियल रोल जो है अपनाती है, और गवर्नमेंट स्टेबल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। It would not be wise to ignore the significance of government interference in the context of economic growth। अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती, उसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन में आ जाता है कि रेलिवेंस ऑफ क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ फॉर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, कि जो क्लासिकल मॉडल है ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज पे अप्लाई होता भी है कि नहीं। क्लासिकल मॉडल इज एप्लीकेबल टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज दाउ टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। अप्लाई तो होता है मगर लिमिटेड एक्सटेंट में होता है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मे बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। नंबर 1, इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर। रिकार्डो ने बात की थी ना एग्रीकल्चर सेक्टर की, कि भाई पहले सुपीरियर ग्रेड ऑफ लैंड पे होंगे फिर इंफीरियर पे पहुंच जाएंगे। तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस तो होती है अंडर डेवलप कंट्रीज में, तो इस एक्सटेंट में तो थोड़ा बहुत अंडर डेवलप कंट्रीज पे ये थ्योरी अप्लाई हो जाती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट especially Ricardo has accorded high significance to the growth of agriculture sector. Agriculture sector undoubtedly is the prime importance in underdeveloped countries। तो रिकार्डो ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर तो इंपॉर्टेंट होता ही है अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज इज पॉसिबल ओनली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने आप को डेवलप सिर्फ इसी सेक्टर की डेवलपमेंट की वजह से कर पाते हैं। Thus, the conclusion regarding the significant role of agriculture sector in the context of economic growth is an important observation of the classical model, which is valid
फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की थी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस करते थे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ही देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो सकती है, ये भी एक पॉइंट था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये अप्लाई होती है। नेक्स्ट, बैलेंस ग्रोथ। जो बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी है ये भी क्लासिकल्स ने दी हुई है। अगर आपको बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी नहीं पता तो मैं इस पे भी आने वाले टाइम पे एक लेक्चर अपलोड करूंगा। तो क्लासिकल मॉडल फेवर्स द आइडियोलॉजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। द बैलेंस ग्रोथ कहती क्या थी कि सारे सेक्टर्स को बराबरी से ग्रो करो तभी देश तरक्की कर पाएगा। द मॉडल एम्फेसाइजेस दैट फॉर अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एन आइडियल बैलेंस नीड टू बी मेंटेन्ड between the agriculture and industrial sector of the economy. This is equally relevant in underdeveloped countries. तो ये बैलेंस ग्रोथ को फेवर करते थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और भी कई सेक्टर्स हैं उनको बैलेंसली ग्रो करना चाहिए, तभी जो है वो तरक्की हो पाएगी। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इनमें बैलेंस बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलिवेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। थर्ड पॉइंट आ जाता है कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्लासिकल मॉडल कंसीडर्स कैपिटल एक्यूमुलेशन एज अ पिवटल फोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कहते थे इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन वजह कैपिटल एक्यूमुलेशन है। कैपिटल को एक्यूमुलेट करोगे तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे। डाउटलेस, कोई डाउट नहीं है, कैपिटल इज द मोस्ट वांटिंग फैक्टर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो भाई कैपिटल ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इट इज इंपेरेटिव फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दैट सेविंग्स आर प्रेफर्ड टू कंजम्पशन अमंगस्ट द हायर इनकम ग्रुप्स। जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं, कंजम्पशन को भी थोड़ा कम कर देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ कैन बी स्टिमुलेटेड ओनली थ्रू हायर सेविंग्स। तो जब ये कहते थे हायर सेविंग्स होंगी और तभी पैसे बचेंगे तभी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं, तो ये चीज भी तो अप्लाई होती है ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सेविंग नहीं हो पाती इसलिए इन्वेस्टमेंट कम होती है। वो सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और देश को तरक्की कराएं। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। Malthusian theory of population serves as an important basis of the classical growth model. माल्थस की थ्योरी अजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई माल्थस की थ्योरी अप्लाई होनी चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है माल्थस की थ्योरी का, पॉपुलेशन की थ्योरी का इसके ऊपर। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन इज अ स्वीयर ऑब्स्टेकल इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ दीज कंट्रीज। तो माल्थस ने कहा कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ेगी, काफी तेजी से बढ़ेगी, और आपको पता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में, अब हमारा कंट्री तो आपको पता ही है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है, तो पॉपुलेशन का ज्यादा होना भी जो है एक नेगेटिव फैक्टर है, इससे भी हमारी ग्रोथ हैम्पर होती है, क्योंकि ज्यादा पैसा सरकार पॉपुलेशन की मेंटेनेंस पे खर्च कर देती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाना चाहिए। Thus, with regard to the theory of population, the classical model finds its relevance for the underdeveloped countries. तो ये वाला पार्ट जो है माल्थस की थ्योरी का भी, ये भी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर लागू होता है, तो इस व्यू पॉइंट से भी ये रेलिवेंट हुई। नेक्स्ट आ जाता है लेजिस फेयर इकोनॉमी। ये तो भाई नहीं हो सकती, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ने कहा था कि भाई लेजिस फेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट की बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जो कि अंडरडेवलप्ड कंट्रीज पे लागू नहीं हो पाता, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वो क्या काम करेंगे। Staunch belief of the classical economist in laissez-faire system, however, finds no relevance in the context of growth process of underdeveloped countries. Underdeveloped countries कभी भी ग्रो नहीं कर सकती इस व्यू पॉइंट से कि भाई गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बगैर अगर हम अंडरडेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे तो वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं होता, तो तरक्की कौन करेगा। गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज। गवर्नमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इकोनॉमीज के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, मेनी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द क्लासिकल मॉडल, दैट इज capital accumulation, balance growth, population growth are still valid in context of the growth programs of underdeveloped countries. भाई ये लेजिस्फेयर को छोड़ के कई पॉइंट्स हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे लागू हो जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्शली जो क्लासिकल मॉडल है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे पार्शली अप्लाई हो सकता है, फुली अप्लाई नहीं हो सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से मैं और ग्रोथ मॉडल्स भी अपलोड करता रहूंगा। Till then, take care. Bye bye.